डरावनी कहानी हर शनिवार। आओ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ। एक मजलूम औरत की कहानी। उसका अपना अगर संसार में कोई था तो उसकी अपनी एक बेटी, बस। शौहर इस दुनिया से जुदा हो चुका था और अब वो एक विधवा की ज़िंदगी जी रही थी। बेटी की परवरिश की सारी जिम्मेदारी उस बेवा औरत के ऊपर थी। ये औरत बहुत ही हुनरमंद थी। कई तरह के हुनर उसके पास थे। पाक की कला, खाना बनाने की एक से एक चीज़ें। वो कभी लोगों के यहाँ खाना बनाती, कभी खाने पीने की चीज़ बनाकर बेचती, तो कभी किसी मौके पे, मेले वगैरह पे कोई दुकान लगा लेती और किसी भी तरह वो रात दिन, दिन रात मेहनत करके बस एक ही सपना पूरा करने की सोचती थी। उसका एक ही अरमान था, अपनी बेटी को खूब पढ़ा लिखा कर एक योग्य इंसान बनाने की। उसके एक ही अरमान थे कि जिस दिन अपनी बेटी की विदाई करेगी, उसके अपने ससुराल भेजेगी, तो बड़े धूमधाम से और बहुत कुछ देकर, ताकि उसका जीवन अच्छे से संवर सके। इसके लिए वो रात दिन मेहनत करती थी। इतना अच्छा कोई इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं था जहाँ वो अच्छे से पढ़ाई करके कोई डिग्री डिप्लोमा हासिल कर सके। इसलिए उसे उस बेवा औरत ने अपने भाई उस लड़की के मामू के यहाँ भेज दिया। उसके अपने रिश्तेदारों में जो उसके यहाँ अक्सर आया जाया करते थे, उनमें 4 लड़के उसके अपने किसी रिश्तेदार के अक्सर आते जाते थे। रिश्तेदारों के 4 लड़के, ये 4 लड़के इंदु, वो बेवा औरत का नाम था इंदु, उस इंदु के रिश्तेदारों के ही लड़के थे जो अक्सर आते जाते थे और चाची चाची करके उसके घर आके बैठते थे। कभी चाय नाश्ता करके जाते, कभी कुछ खा पी के जाते। ये उनके प्रति बड़ा स्नेह रखती थी। मगर उसे नहीं मालूम था ये जो 4 हैं, ये बहुत बड़े विश्वासघाती भी कभी हो सकते हैं। उन चारों के दिल में बस एक ही बात रहती थी कि इस बुढ़िया के पास काफ़ी माल है, कभी कुछ हड़पा जाए। क्यों? क्योंकि इन चारों की फितरत एक ही थी, खाओ पियो मौज करो। और इसके लिए वो अपने घर से, परिवार से तो पैसे ले नहीं सकते थे, क्योंकि उनके माँ बाप अगर पुराने खाने के लिए पैसे देते तो कुछ ही दिनों बाद पैसे मिलना बंद हो जाते। तो वो अक्सर ये किया करते थे, कभी किसी को लूट लो, किसी को ठग लो, और इस तरह से उल्टे सीधे काम करके जो पैसे हाथ आते थे उससे पीना खाना मौज मज़े करना, यही उन चारों की आदत थी। उन चारों को इस बात का शक हो गया था कि इंदु के पास काफ़ी पैसे हैं। वो बेचारी भोली भाली औरत कभी कुछ रुपए पोस्ट ऑफिस में जमा कर देती थी, तो कभी कुछ अपने पास रखती थी। वो अपनी बेटी के लिए कुछ रुपए और जेवर भी जमा करके रखी थी। धीरे धीरे इन चारों को जब शक बढ़ने लगा, तो एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि इस औरत से किसी तरह इसका रुपया और जेवर हड़प लिया जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर हर बार उनकी योजना फेल हो जाती थी। आखिर वो बहुत कोशिश करते करते बुरी तरह झुंझला गए कि आखिर बुढ़िया को कैसे करके क्या किया जाए ताकि उसका रुपया पैसा जो कुछ है, सोना चांदी, वो हड़प लिया जाए। एक दिन उन्होंने योजना बनाई कि बुढ़िया पड़ गई थी बीमार, और उस बुढ़िया ने एक दवाई का कागज़ दिया और कहा कि डॉक्टर ने इसमें कुछ लिक्विड दवाइयाँ दी है, वो मेरे लिए ला दो।
तभी उन चारों लड़कों में से एक लड़का था प्रशांत। उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने अपने दूसरे दोस्त दिनेश से कहा, दिनेश, अब मुझे मौका मिल गया इस बुढ़िया का काम तमाम करने के लिए। क्या करेंगे? दिनेश ने कहा, इस बुढ़िया ने मेडिकल का एक कागज़ दिया है दवाई लाने के लिए। मुझे मालूम है कि जो दवा इसमें लिखी है वो एक प्लास्टिक की शीशी में आती है। बस अपना काम बन गया। दिनेश के अलावा उसके दो और दोस्त थे, सुशांत और मयंक। ये दोनों भी उछल कर पूछ बैठे, प्रशांत, क्या आइडिया है तेरे दिमाग में? दिनेश ने कहा, जो भी आइडिया हो, अपना प्रशांत भाई कुछ ना कुछ काम करेगा। तो ले दवा मैं लेके आता हूँ और बुढ़िया को दवा देंगे, एक खुराक, और आज ही इसका काम हो जाएगा। प्रशांत गया मेडिकल से, दवा लेकर के आया और उसने क्या किया, रास्ते में एक सीजर, छोटा सा इंजेक्शन जैसा खरीदा और उस इंजेक्शन में एक जहरीली दवा भरकर उसने उस दवाई की शीशी जो प्लास्टिक की थी उसमें चुभोकर उस सीजर से जहरीली दवा जहर को उस दवा में मिक्स कर दिया और ले जा कर के उस बुढ़िया को दे दिया और कहा कि चाची, इस दवाई को मेडिकल वाले ने कहा कि अभी आपको भूखे पेट एक खुराक ले लेना है, तुरंत ले लेना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ले लो, हमारे सामने ले लो। ऐसा बोल करके ज़बरदस्ती वो दवा उस बुढ़िया को पिला दी। बुढ़िया दवा पीने के कुछ ही देर बाद अजीब सा उसे महसूस होने लगा। तभी इन दोस्तों को ने देखा कि हमारी योजना अब काम करने लगी है। लगता है बुढ़िया कुछ ही देर में राम नाम सत्य हो जाएगी। ऐसा देख करके वो लोग वहीं बैठे रहें और चाची के प्रति बड़ी हमदर्दी दिखाते रहे। उसकी कभी सेवा करते, कभी पंखा करते, बार बार पूछते कि चाची कैसा लग रहा है, बोलो तो, जो कहो वो ला के देते हैं। चाची को क्या समझ में आए कि तबीयत और बिगड़ रही है। तो बुढ़िया ने कहा, इंदु ने, लगता है कुछ ना कुछ दाल में काला है, अब मुझे लग रहा है कि मैं बचूंगी नहीं। तो प्रशांत कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, अगर लगता है तो लगने में कुछ बुराई कहाँ है चाची, मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है, उसके लिए मुझे जीना है, तुम लोगों ने मुझे जहर दिया है। ऐसा बोलते हुए इंदु जोर से बिगड़ने लगी। तभी लगा कि इंदु कहीं बाहर ना चली जाए, जोर से ना चिल्लाए। प्रशांत ये सोचने लगा कि कहीं इंदु चीख कर चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा ना कर ले। तभी इंदु उठकर खड़े होने की कोशिश करी और जोर से चिल्लाई, निकलो कमीनों, तुम लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। तभी प्रशांत ने कहा, बैठ जाओ इंदु चाची, बाहर जाने की कोशिश मत करो। हाँ, हमने जहर ही मिलाया है, अब तुम मरना ही तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है। मर जाओ ना इंदु चाची, क्या करोगी जी करके। अब इंदु का पारा एकदम 7वें आसमान में हो गया। जोर से चिल्लाई, बोले कमीनों, ऐसा करके। बस इंदु का चिल्लाना था कि प्रशांत ने उसका मुंह दबा दिया और देखते ही देखते दिनेश ने इंदु का पैर दबाया। एक तरफ तो जहर का प्रभाव था, दूसरी तरफ प्रशांत और दिनेश ने उसके हाथ पांव और मुंह को दबा दिए थे। वो बेचारी कुछ देर तड़पी और फिर मर गई। जहर और उसकी तड़प दोनों से वो मर चुकी थी। अब यही मौका था। प्रशांत, दिनेश और उसके साथी मिलकर घर की तलाशी लिए, जो भी रुपया पैसा सोना चांदी मिला लेके वो भाग गए। किसी को भी ये पता नहीं चला कि इंदु के कमरे में, उसके घर में क्या हुआ, कब कोई आया था, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी सब कुछ ऐसे थे जिनको अपने काम से मतलब होता था। किसके घर कौन आ रहा है, किसके घर कौन जा रहा है, देखने वाला कोई नहीं देखता था।
वो चारों अपना कमीनापन करके भाग गए थे। जो भी उनके हाथ लगा रुपया पैसा लेके फरार हो गए। हालांकि उनके हाथ ज़्यादा रुपया पैसा तो नहीं लगा, लेकिन इंदु की जान तो चली गई थी। अब दूसरे दिन तक इंदु अपने कमरे में मृत पड़ी रही। जब लोगों ने देखा कि इंदु घर से बाहर ही नहीं निकली है, तो कुछ लोगों ने इंदु इंदु करके आवाज़ लगाई। फिर देखा कि इंदु कोई आवाज़ नहीं दे रही है, तो धीरे से उसके घर का दरवाज़ा किसी ने धक्का दिया और आवाज़ दे करके कहा, इंदु, इंदु चाची, इंदु, इंदु। मगर अंदर से आवाज़ कहाँ से आ सकती थी, वो तो मर चुकी थी। तभी कुछ लोग अंदर जा कर के देखते हैं पलंग पर इंदु मरी पड़ी है और आसपास लोगों ने देखा कि कमरे का कुछ सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। इंदु का शरीर सुस्त पड़ा था, लस्त। जहर का कुछ प्रभाव ऐसा हुआ था कि अंदर ही अंदर जहर ने अपना असर दिखाया और इंदु की जान चली गई थी। अब लोग किसी तरह इंदु की बेटी देवयानी को खबर किए। देवयानी अपने मामा के साथ अपनी माँ के घर आई और देखा कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। वो रो कर रह गई। लोग फिर क्या था, किसी तरह इंदु का दाह संस्कार वगैरह कर दिया गया। उसके बाद देवयानी के मन में जो उथल पुथल होने लगी कि आखिर मेरी माँ कैसे मर गई। देवयानी अपनी माँ का दाह संस्कार कर देने के बाद लोगों से पूछताछ तो करती रही, क्या हुआ था माँ को, कब तबीयत बिगड़ी थी, कैसा हुआ था, यहाँ कौन आता जाता था। तो लोगों ने यही जवाब दिया, उनकी तबीयत कब खराब हुई, कौन आकर के उन्हें दवाई ववाई दिया, ये तो हमें कुछ नहीं मालूम, हम देख भी नहीं पाए। हाँ, इतना ज़रूर जानते हैं कि तुम्हारे रिश्तेदारों के जो 4 लड़के हैं, प्रशांत, दिनेश, मयंक, यही लोग आते जाते थे। तभी देवयानी को शक हुआ। उसने घर की चीज़ों की तलाशी ली तो पाया कि कुछ रुपए पैसे जो हमेशा माँ रखती थी आज कुछ भी नहीं है। सोना चांदी उसने तलाशा कि लाकर में, अलमारी में सोना चांदी भी रखती थी, जेवर रखती थी, वो कुछ भी नहीं मिल रहा है। देवयानी के मन में प्रशांत, दिनेश के प्रति शक बढ़ने लगा कि ये लड़के किस टाइप के हैं वो जानती थी। कमाने का कोई ठिकाना नहीं था। घर से भले ही पैसे वाले घर के थे, लेकिन उड़ाने खाने वो सब जानती थी देवयानी इन 4 लड़कों के बारे में कि ये अय्याश टाइप के, बदमाश किस्म के आवारा हैं। घर से तो पैसा इनको इस आवारागर्दी करने के लिए मिल नहीं सकता। उसे धीरे धीरे शक बढ़ने लगा। उसने उन 4 लड़कों से भी मिल कर के पूछा। वो लड़के भी आए थे जब दाह संस्कार हुआ और उसके बाद क्रियाक्रम के 12-11 दिन के कार्यक्रम हुआ। 11-12 दिन के क्रियाक्रम के कार्यक्रम में वो लड़के आया जाया करते थे। देवयानी उनसे भी पूछती थी तो वो इतने सामान्य ढंग से बात करते थे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। धीरे धीरे देवयानी के मन में शक बढ़ता गया। उसने पुलिस का सहारा लिया। पुलिस ने कहा कि जब तक कोई सबूत या गवाह नहीं मिल जाते हम उनके खिलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। उसने बहुत कोशिश की और एक तरफ इस बात का उसके दिल दिमाग में डर बैठ गया कि अगर मैं ज़्यादा कुछ करूँगी तो इनसे मेरी दुश्मनी हो जाएगी। और आनंद फानंद में पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया था। इस बात का पता भी नहीं चल पाया कि क्या उसे किसी ने जहर दिया है। बस इसी बात से वो चारों बड़े खुश थे कि चलो हमारे खिलाफ़ कोई सबूत नहीं मिलेगा। और हुआ भी यही। देवयानी को कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन देवयानी को यकीन इस बात पे तब आया जब वो घूमते फिरते इधर उधर मार्केट में इससे उससे मिलती थी। तभी उसको लगा कि क्यों ना कुछ ज्वेलर्स से मिला जाए
और ये पता किया जाए कि इन चारों में से कोई अभी कभी उनके यहाँ कोई सोना चांदी बेचने आया था। बहुत ढूंढने करने के बाद पता चला कि हाँ, एक जगह प्रशांत कुछ जेवर लेकर बेचने गया था। उस सुनार से मिलकर के उसने सिर्फ इतना ही पता किया, लेकिन आगे वो कुछ और कर नहीं सकती थी, इसलिए चुप रही, रो कर रह गई। एक दिन की बात थी। दिव्यानी अपने कमरे में रात के वक्त अपने कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर के साथ सो रही थी। उसकी आंखों में नींद तो नहीं थी। उसका भाई और उसकी बहन बातें कर रहे थे और ये सोने की कोशिश करती थी, लेकिन ये आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। हर पल बस एक ही बात। जब उसे नींद नहीं आई तो उसने एक मैगजीन उठाई और पढ़ना शुरू किया। अचानक मैगजीन के पन्ने पलटते पलटते उसे ना जाने मैगजीन में क्या ऐसा दिखाई दिया, पढ़ने में क्या आया कि उसकी आंखों में खुशी की बात झलक आई। वो बहुत खुश हो गई। अचानक उसके चेहरे को उसकी सिस्टर ने देख लिया और कहा, दिव्यानी दीदी, क्या बात है? मैगजीन में ऐसी क्या चीज़ मिल गई आपको? तो उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं, जो मैं चाहती थी कुछ मिला है मुझे, बस। अब क्या था? दिव्यानी अपनी माँ की मौत की सच्चाई को जानने के लिए पूरा प्लान कुछ ही मिनट में बना चुकी थी।